हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, HSSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, आप उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। हर्षकालीन थानेसर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? भुक्ति, विस, गांव या पेठ? हर्षकालीन थानेसर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? इसे पेठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, हर्ष काल में कर भुगतान की निम्न में से कौन सी विधि या विधियां प्रचलित थी? भाग विधि, हिरण्य विधि, बलि विधि या उपरोक्त सभी? हर्ष काल में कर भुगतान की निम्न में से कौन सी विधि या विधियां प्रचलित थी? देखिए, हिरण्य विधि। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1013 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में, 1016 ईस्वी में, 1017 ईस्वी में? महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में ये थानेसर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं? किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? देखिए 8वीं, ये 8वीं सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। तोमर शासन काल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? यशस्तिलक, चंपू, हर्षचरित, राजतरंगिणी या कथाकोश? तोमर शासन काल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? देखिए यशस्तिलक, चंपू से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हिसार, करनाल, जींद या भिवानी? केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये करनाल में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? नैनवाल, करनाल, मानेसर, जींद? गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? ये करनाल में है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, IIM विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? सोनीपत, अंबाला, रोहतक या पानीपत? IIM विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये देखिए रोहतक में है ये IIM विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नैनवाल, करनाल, सोनीपत, रोहतक? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये करनाल में है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, लाला लाजपत राय ने 1886 ईस्वी में कहाँ आर्य समाज की शाखा स्थापित की? झज्जर, भिवानी, हिसार या सिरसा? लाला लाजपत राय ने 1886 ईस्वी में कहाँ आर्य समाज की शाखा स्थापित की? ये हिसार में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? करनाल, रोहतक, भिवानी, झज्जर? किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? ये रोहतक के।
ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार थे? श्रीधर, जयतराम, नित्यानंद या बंसीलाल? जैन काव्य धारा में हरियाणवी भाव का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार थे ये श्रीधर जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, सतगुरु भेद किसने लिखा है? संत हरदेदास, संत गुलाब सिंह, संत ताराचंद, संत हरदयाराम? सतगुरु भेद किसने लिखा है? ये संत ताराचंद जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई है? 2, 3, 4 या 5? हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई है? देखिए 4, देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। ये 5 साहित्य अकादमी विकसित की गई है हरियाणा में साहित्य विकास के हेतु। चलेगा अगला प्रश्न चलते हैं, हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? शेख फरीद, शेख उस्मान, शाह मोहम्मद या हजरत खेरू? हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? शाह मोहम्मद। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा, शाह मोहम्मद। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राव तुलाराम का जन्म किस जिले में हुआ था? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, भिवानी? राव तुलाराम का जन्म किस जिले में हुआ था? देखिए रेवाड़ी में हुआ था राव तुलाराम का जन्म। देखिए हेमचंद्र का जन्म जो है ये गोहाना में हुआ था और ये रेवाड़ी के शासक थे हेमू या हेमचंद्र जो अंतिम हिंदू सम्राट था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, महान कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? उचाना, किलोई, सीही या असम? महान कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए सीही में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट मंडी वर्ष 1947 में वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी? अब्दुल्लापुर मंडी, सादापुर मंडी, यमुनानगर मंडी, यमुनापुर मंडी? यमुनानगर की टिम्बर मार्केट जो मंडी है वर्ष 1947 से पहले किस नाम से प्रसिद्ध थी? ये अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, संगमरमर की मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? गुरुग्राम, नारनौल, फरीदाबाद या सिरसा? संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? ये सिरसा में पाया जाता है। ये संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? सिरसा जिले में पाया जाता है। ये चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, हरियाणा के किस जिले में हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है? महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी या फरीदाबाद? हरियाणा के किस जिले में हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है? ठीक है रेवाड़ी में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं, कौन सा जिला दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित धारूहेड़ा में कई उद्योग विकसित होने से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के रूप में उभर रहा है? कैथल, जींद, महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी? कौन सा जिला दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित धारूहेड़ा में कई उद्योग विकसित होने से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के रूप में उभर रहा है? देखिए रेवाड़ी है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए हरियाणा में सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन है वो रेवाड़ी का ही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? बहादुरगढ़, कुंडली, समालखा या होडल? हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? ये बहादुरगढ़ में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। हरियाणा औद्योगिक एवं विकास या विनिवेश नीति 2011 कब से प्रभावी हुआ?
1 जनवरी 2011, 26 जनवरी 2011, 15 अगस्त 2011 या उपरोक्त में से कोई नहीं। हरियाणा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2011 कब से प्रभावी हुआ है? कि 1 जनवरी 2011 से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हाफिज खां द्वितीय किसके शिष्य थे? हो खां, हाफिज खां, पंडित जसराज, इनायत खां। हाफिज खान द्वितीय किसके शिष्य थे? इनायत खान के। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, बराह अवतार बराह तीर्थ किस राज्य के किस जिले में है? कैथल, गुड़गांव, रोहतक या जींद। बराह अवतार या बराह तीर्थ राज्य के किस जिले में है? ये जींद जिले में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। सती रमणी तीर्थ स्थल राज्य में कहाँ अवस्थित है? बोहर रोहतक में, होडल फरीदाबाद में, तोशाम झज्जर में, बिलासपुर यमुनानगर में। सती रमणी तीर्थ स्थल राज्य में कहाँ अवस्थित है? देखिए होडल है, फरीदाबाद में है होडल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। पांडवों के अज्ञातवास, पांडवों के अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध पंचवटी कहां पर है? गोहाना जींद, बादली झज्जर, पलवल फरीदाबाद, मूर्थल सोनीपत। पांडवों के अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध पंचवटी कहां पर स्थित है? ये पलवल फरीदाबाद में है। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। भिवानी में आयोजित सती का मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? रानी अहिल्या की, सुमित्रा की, दादी जगदे की या उपरोक्त में से कोई नहीं। भिवानी में आयोजित सती का मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? ये देखिए दादी जगदे की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। जी वो भिवानी जिले में लगता है सती का मेला। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। बाबा मुंगीपा की स्मृति में रिवासा नामक स्थान पर मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? रक्षाबंधन पर, प्रत्येक माह में, कार्तिक शुक्ल पक्ष में या भाद्र शुक्ल पक्ष में। बाबा मुंगीपा की स्मृति में रिवासा नामक स्थान पर मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए तोशाम में लगता है मेला, रिवासा लगता है, दुल्हेड़ी लगता है, ध्यान रखिएगा, एक निगाना में भी लगता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। 55 फुट का 11 मंजिल वाला भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहां स्थित है? ये सोन गुड़गांव, बदाना रोहतक, मुनीमपुर झज्जर, जगदरी यमुना। 55 फुट का 11 मंजिल वाला भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहां पर स्थित है? ये ठीक है जगाधरी यमुनानगर में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ था? खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील, दमदमा झील या बड़खल झील। वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण किया गया था? ये बड़खल झील का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? देखिए नहीं बहती है पूछा गया है। कैथल, फतेहाबाद, सिरसा या भिवानी। घग्गर नदी जो है देखिए हरियाणा के पूर्व उत्तर दिशा में बहती है। देखिए उत्तर में कैथल, ठीक है, सिरसा, फतेहाबाद, ठीक है ना। देखिए भिवानी में नहीं बहती है क्योंकि भिवानी दक्षिण दिशा में आता है। घग्गर नदी जो है देख कैथल से फतेहाबाद सिरसा होती हुई, ठीक है, ये पंजाब में चली जाती है या राजस्थान होते हुए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? देखिए पटौदी जो है ये गुड़गांव जिले में है, ठीक है। कृष्णावती, दोहन, इंदौरी या मरकंडा। पटौदी के निकट
कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? इंदौरी नदी जो है ये मिल जाती है। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? साहिबी नदी, टांगरी नदी, कृष्णावती नदी या दोहन नदी? निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? एक टांगरी नदी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? घग्गर नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी या साहिबी नदी? कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? ये देखिए यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए हाल ही में जो ग्राम सचिव की परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था कलेसर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? ये यमुनानगर जिले में है। और ताजेवाला हेड जो है ये भी यमुनानगर में ही है। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया है? गुड़गांव, पानीपत, अंबाला या फरीदाबाद? भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया है? ये फरीदाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए हाल ही में जो ग्राम सचिव की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था सर्वाधिक पढ़े लिखे है ना कौन से जिले में है? सर्वाधिक पढ़े लिखे जनता वो गुड़गांव जिले में है। एक दरी बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये पानीपत था। ये ग्राम सचिव में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता दुत्सी किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक, दौड़, बैडमिंटन या टेनिस? हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता दुत्सी किस खेल से संबंधित है? देखिए दौड़ से है ये। गीता जुत्सी जो है ये दौड़ खेल से संबंधित है ये। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांद राम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था? ये वर्ष 1983 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1995 में? कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांद राव ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था? देखिए वर्ष 1983 में हुई थी ये कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन। और हाल ही में ग्राम सचिव में परीक्षा में पूछा गया था कि कपिल देव देखिए सन 1983 में किस खिलाड़ी ने, जो हरियाणा का रहने वाला है, उसने भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था क्रिकेट का? देखिए वर्ष 1983 में ठीक है दिलाया था और कपिल देव उस टाइम में कप्तान थे। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी जिलों में, मध्यवर्ती जिलों में या उपरोक्त सभी में? राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है ये पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में किया जाता है। ये उत्तर पूर्वी जो जिले जितने भी हैं उनमें पानी की अधिक लगता है। यमुना नदी बहती है, घग्गर नदी बहती है, टांगरी नदी बहती है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? गेहूं, चावल, चाय या मक्का? निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? देखिए चाय जो है ये हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है। ये दार्जिलिंग या असम इलाके में होती है, असम जिले में। ठीक है चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? झज्जर, भिवानी, रोहतक है हिसार? राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
देखिए भिवानी जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है बाजरे का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? देखिए खुम्बी को मशरूम भी कहा जाता है, या इस प्रकार पूछा ले दिया जाए कि मशरूम के उत्पादन में देश में अग्रणी है सोनीपत, अंबाला, सिरसा, यमुनानगर। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही रहेगा। देखिए सोनीपत जो है ये खुम्बी या मशरूम के उत्पादन में देश में अग्रणी है, जिला हमारा ये हरियाणा का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है? आलू, मटर, बैंगन या फूलगोभी? राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है? देखिए आलू की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। और हाल ही ग्राम सचिव की परीक्षा में पूछा गया था कि मंडी के विषय में पूछा गया था, फूल की मंडी के लिए। देखिए उसमें सोनीपत दे रखा था, ठीक है, सोनीपत दे रहा था। ये अगला प्रश्न हमारा है, बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? धनवाद यंत्र, सुशिरवाद, विततवाद या तंतुवाद? बीन जो है किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? ये सुशिर वाद्य यंत्र के आता है, क्योंकि बीन में जो हम मुंह से या नाक से फूंक मार के बजाते हैं इसे, इसलिए इसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और हमारी एक वीडियो है, सभी प्रकार के जितने वाद्य यंत्र हैं उन पर एक वीडियो बनाई गई है, उसे भी आप देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। और ग्राम सचिव की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि डमरू क्या है? देखिए डेरू जो है आपने पता होगा, गुगा नवमी के जो भादों महीना उसमें डेरू बजाते हैं, ठीक है, उसका प्रश्न पूछा गया था डेरू के विषय में कि डेरू क्या है? लकड़ी का खोल का बनाया हुआ यंत्र होता है, बजाने के काम आता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, डफ नृत्य को कब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था? ये वर्ष 1969, वर्ष 1972, वर्ष 1974 या वर्ष 1976? डफ नृत्य को कब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था? देखिए वर्ष 1969 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर क्षत्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है? डमरू नृत्य, खोड़िया नृत्य, छठी नृत्य या धमाल नृत्य? कौन से नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर क्षत्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है? देखिए खोड़िया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए डमरू नृत्य जो है, ये डमरू नृत्य जो है ये ऐसे अपने शिवरात्रि आती है जब बजाते हैं ना, बंदरों का खेल करते हैं जब डमरू नृत्य बजाते हैं, ठीक है। छठी नृत्य है जो बच्चे के छठे दिन पे मनाया जाता है। धमाल नृत्य है जी होली के त्योहार पर मनाया जाता है, होली के समय पर। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत काल से ही कौन से नृत्य प्रसिद्ध है? यह किया जाता है, देखिए धमाल नृत्य जो है ये महाभारत काल से ही चला आ रहा है, धमाल नृत्य। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? गणगौर नृत्य, छठी नृत्य, गुगा नृत्य या सांग नृत्य? किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? देखिए छड़ी नृत्य में, देखिए गुगा नृत्य में दोस्तों, छड़ी नृत्य भी जो है ना गुगा के ही निकाले जाते हैं छड़ी, लेकिन गुगा नृत्य दे रखे हैं इसलिए हम सीधे गुगा नृत्य करते हैं। देखिए स्वयं जंजीरों को पीटते हैं। जो डेरू जो है देखिए गुगा नृत्य पे ही बजा जाते हैं, ठीक है, भजन गाए जाते हैं गुगा के और डेरू बजा जाता है और ये जंजीरों से पीटते हैं एक दूसरे अपने आप को। ये सबसे अधिक जो गणगौर नृत्य है देखिए हिसार जिले में मनाया जाती है गणगौर, वैसे पूरे राजस्थान में मनाया जाता है गणगौर नृत्य त्योहार, लेकिन हरियाणा में हिसार जिले में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य, मंजीरा नृत्य, झूमर नृत्य या फाग नृत्य? देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था आपको महाभारत काल से जो चला आ रहा है कौन सा नृत्य है, वो धमाल नृत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्य सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई है? 2 अक्टूबर 2004, 1 सितंबर 2005
1 नवंबर 2005 या 1 अप्रैल 2003। राज्य सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई है? देखिए 1 नवंबर 2005 से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलेगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के तहत मूल विज्ञान से बीएससी तथा एमएससी के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? 4,000 रुपये से एवं 6,000 रुपये, 6,000 एवं 8,000, 5,000 एवं 7,000, 3,000 एवं 5,000 रुपये। विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के तहत मूल विज्ञान से देखिए बीएससी तथा एमएससी के विद्यार्थियों के लिए कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? ये 4,000 एवं 6,000 रुपये दी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा। मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है? यमुना एवं गंगा, यमुना एवं सरस्वती, सरस्वती एवं दृषदती, दृषदती एवं पुरुषनी। तो सही आंसर क्या होगा? मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है? ये सरस्वती एवं दृषदती। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? कुरुक्षेत्र, ढिल्लिक, श्रीकंठ या सीसवाल। तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? देखिए ढिल्लिक में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिरसा, पानीपत, फतेहाबाद या फरीदाबाद। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये फतेहाबाद में है। ये बनावली जो है फतेहाबाद में, पहले ये हिसार जिले में हुआ करता था, लेकिन अब फतेहाबाद अलग जिला बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य के प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुर व कुम्मा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, दृषदती, सरस्वती या पुरुषनी। राज्य के प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुर व कुम्मा किस नदी के किनारे स्थित है? ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किस जिले को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने अपने राज्य कुरु राज्य की दूसरी राजधानी बनाई? असंध, करनाल, कुणाल, हिसार, यमुनानगर। किस जिले को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने अपने राज्य कुरु राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी? ये असंध को, ये करनाल में है असंध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पानीपत, गुड़गांव, सोनीपत या सिरसा। ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये सोनीपत में है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा हमारा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य के किन दो जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है? सोनीपत नल्लड़, सोनीपत कुरुक्षेत्र, भिवानी महेंद्रगढ़, सिरसा मेवात। राज्य के किन दो जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है? ये सोनीपत और नल्लड़ में है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस नगर में स्थित है? रोहतक, हिसार, फरीदाबाद या सिरसा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस नगर में स्थित है? ये हिसार में है। ठीक है, हिसार में ही एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। ठीक है, पशु फार्म देखिए बेफेलो। ठीक है, दूसरा है घोड़ा फार्म भी है हिसार में। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया है शहर ये हिसार और फतेहाबाद। हिसार में ही लाट की मस्जिद है, गोजरी महल है, ये याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। ये अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी ग्राम सचिव की, उसमें पूछा गया था कि पंडित जसराज संगीत शास्त्र थे जो, वो किस शहर से या इनका जन्म कहाँ हुआ था? वो हिसार जिले से बिलोंग करते थे पंडित जसराज जी। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने विकलांग विद्यालय है? 5, 6, 10 या 12। वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने विकलांग विद्यालय है?
देखिए 2 है, नहीं देखिए 6 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा में अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन कहाँ किया गया? पानीपत, सोनीपत या हिसार या करनाल? देखिए पानीपत में की गई थी ये 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन किया गया था यहाँ पर। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? रेवाड़ी, हिसार, सिरसा या भिवानी? 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी? ये रेवाड़ी में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? कोरवी, पाली, भोजपुरी या मिश्रित? मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? ये कोरवी बोली का माना जाता है। और देखिए ग्राम सचिव परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न कि हमारे हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है? ये भारूपीय परिवार की भाषा है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में पूछा गया था, ये भारूपीय परिवार की भाषा है हमारी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? खड़ी बोली, अपभ्रंश बोली, अवधि या इनमें से कोई नहीं? कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? खड़ी बोली का, जो कोरवी भाषा है ये खड़ी बोली का मुख्य प्रारूप मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है। हरियाणा काव्य को कितने कालों में बांटा गया है? 3, 5, 2 या 4? हरियाणा काव्य को कितने कालों में बांटा गया है? देखिए 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा काव्य में भक्ति काल के किस संत कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रभाव था? गरीबदास, जयतराम, नित्यानंद या यशवी? हरियाणा काव्य में भक्ति काल के किस संत कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रभाव था? देखिए ये सभी थे। देखिए गरीबदास, जयतराम और नित्यानंद तीनों के ही थे, हरियाणवी भाषा का प्रभाव था। चलिए अगला प्रश्न नंबर है। नवाब पटौदी किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फुटबॉल? नवाब पटौदी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से थी नवाब पटौदी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। और हाल ही की ग्राम सचिव परीक्षा जो है उसमें पूछा गया था ये प्रश्न कि सन 1983 में किस खिलाड़ी ने कप्तान रहते हुए भारत को वर्ल्ड कप दिलवाया था? देखिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है ये कपिल देव थे, जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, अकबर, हेमू या हुमायूं? दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? देखिए हेमू था, ये हेमचंद्र, जिनका जन्म गोहाना में और रेवाड़ी के शासक थे। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों को निर्यात किया जाता है? अरब देशों को, फ्रांस को, इटली को या ये सभी? भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों को निर्यात किया जाता है? ये अरब देशों को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? लिबर्टी जूतों का, पैंट का, लकड़ी के फर्नीचर का या स्टील के फर्नीचर का? करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? देखिए लिबर्टी जूतों का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद उपमंडल में, टोहाना उपमंडल में, हांसी उपमंडल में या भिवानी उपमंडल में? जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? ये टोहाना उपमंडल में है। ये ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? पानीपत, गुड़गांव, कैथल या करनाल? हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? ये पानीपत में है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है।
देखिए हाल ही में पूछा गया प्रश्न है कि दरी बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा जिले में है? ये पानीपत में है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? वर्ष 1929 में, वर्ष 1932 में, वर्ष 1938 में, वर्ष 1948 में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? वर्ष 1938 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? लक्का उल्ला खां, नेकीराम शर्मा, खेर मोहम्मद या सूफी इकबाल। पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? ये लक्का उल्ला खां ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है रोहतक स्थित स्थल बोर के मठ का निर्माण किसने कराया था? संत चौरंगीनाथ ने, साधु गोरखनाथ ने, संत भैरवनाथ ने या बाबा हरदयाल ने। रोहतक स्थित स्थल बोर के मठ का निर्माण किसने करवाया था? ये संत चौरंगीनाथ ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पिंजौर का संबंध माना जाता है पांडवों से, कौरवों से, श्री कृष्ण से या सिख गुरुओं से। पिंजौर का संबंध माना जाता है किनसे? ये पांडवों से माना जाता है पिंजौर का संबंध। चलिए अगला प्रश्न चलते हम। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपाय योजना कब शुरू की गई है? 1 अप्रैल 2005, 2 अक्टूबर 2000, 15 दिसंबर 2002, 15 सितंबर 2007। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपाय योजना कब शुरू की गई है? 15 सितंबर 2007 को शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? धमाल नृत्य, रसिया, लूट या रास। डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? देखिए धमाल यंत्र में। और ये धमाल नृत्य जो है कभी बार पूछा जाता है कि महाभारत से काल से चला आ रहा कौन सा नृत्य है? ये धमाल नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद, जींद, गुड़गांव या करनाल। बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? देखिए फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले की प्रमुख विशेषता है? पहलवानों के विशाल दंगल का आयोजन, कालका माता की पूजा, सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। दतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले की प्रमुख विशेषता है कि पहलवानों के विशाल दंगल का आयोजन होता है ये दमीर नामक स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। भिवानी के नवाराजगढ़ नामक स्थान पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? हटकेश्वर का मेला, बिठड़ी का मेला, नागा बाबा का मेला, बूढ़ी तीज का मेला। भिवानी के नवाराजगढ़ नामक स्थान पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? ये नागा बाबा का मेला आयोजन किया जाता है। ये नवाराजगढ़ है भिवानी में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा में काऊ CAW प्रकार के जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? 65 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 87 किलोमीटर या 105 किलोमीटर। हरियाणा में CAW की प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? ये 72 किलोमीटर के, 72 किलोमीटर के पाई जाती है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी या मारकंडा नदी। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। देखिए वैसे तो चारों ही नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यमुना नदी जो है पहले नंबर पे आती है, हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी से ही एक पश्चिमी यमुना नहर भी निकाली गई है, ठीक है, याद रखिएगा। टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? सरस्वती, यमुना, घग्गर या मारकंडा। टांगरी नदी है जो किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ये मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है टांगरी नदी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? साहिब नदी, इंदौरी, घग्गर या मारकंडा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है?
ठीक है, मारकंडा नदी का है उद्गम स्थल है ये, नाहन के पास है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है? साहिबी, मारकंडा, इंदौरी या घग्गर? निम्न में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है? एक साहिबी नदी जो है बहरोड पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बास्केटबॉल के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार राज्य के किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? बहादुर सिंह, सुमित खंगेर, नितिन गुलिया या खुशीराम? बास्केटबॉल के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार राज्य के किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? खुशीराम को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में एशियाई खेल 2010 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? अखिल कुमार, सुनील कुमार, विकास कृष्ण यादव, जितेंद्र कुमार? हरियाणा के किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में एशियाई खेल 2010 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? विकास कृष्ण यादव ने प्राप्त किया है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी खिलाड़ी जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? राहुल सुल्तान सिंह, संध्या, निर्मल गुलिया, गीता दुत्सी? निम्न में से कौन सी खिलाड़ी जिम्नास्टिक से संबंध नहीं है? गीता दुत्सी जो है ये दौड़ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और राहुल सुल्तान सिंह, संध्या, निर्मल गुलिया तीनों ही जिम्नास्टिक से संबंधित खिलाड़ी हैं ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? उत्तर पश्चिमी तथा मध्यवर्ती, उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती, दक्षिण पूर्वी तथा मध्यवर्ती या दक्षिण पश्चिमी तथा मध्यवर्ती? हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? ये उत्तर पूर्वी मध्यवर्ती भागों में होती है, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है, यमुना नदी जो बहती है, ठीक है। फिर मारकंडा होगी, साहिबी नदी, ऐसे कई नदियां जो है उन्हीं की वजह से ये इधर पानी की बहुत ही अधिक मात्रा होती है, इसलिए यहाँ पर चावल की खेती अधिक की जाती है। और वैसे पानीपत को चावल का कटोरा कहा जाता है। पानीपत, करनाल, इन जिलों में बहुत ही अधिक मात्रा में चावल की खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? सिरसा, सोनीपत, पानीपत या कुरुक्षेत्र? राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? कि सिरसा जो है सबसे अधिक आगे है कपास उत्पादन में। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला है? फरीदाबाद, यमुनानगर, पंचकुला या भिवानी? राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला है, कौन सा है? ये फरीदाबाद है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? गेहूं, चावल, मक्का या गन्ना? राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? ये गन्ना की है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? ये गन्ना की होता है सर्वाधिक। लेकिन देखिए हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा को निम्न में से किस नाम से दर्जा दिया जाता है? देखिए इसमें फूलों की टोकरी थी, गेहूं की टोकरी, ठीक है, इस प्रकार प्रश्न था, तो इसमें गेहूं की टोकरी का ऑप्शन दिया गया था। अभी जो हाल ही की परीक्षा हुई ग्राम सचिव उसमें। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? जींद, पलवल, पंचकुला, यमुनानगर? गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? ये यमुनानगर है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर, लकड़ी या मिट्टी का बना बरात का आकार का एक ओर से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र है? झील, ताशा, डूरू या खंजरी? लकड़ी या मिट्टी का बना परात के आकार का एक ओर से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र है। ये एक तरफ इसके खाल मंडी होती है, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ये ताशा है, ठीक है, जो धमाल नृत्य में बजा जाता है। ताशा काफी बड़ा में होता है। देखिए डेरू है, ठीक है, फिर झील छोटी होती है, खंजरी ये होती है, इन्हें ये दोनों हाथों से बजाती है, बजा कर, ठीक है। ये हमारी एक वीडियो है ये वाद्य यंत्र की, हरियाणा के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं उनमें आप देखिएगा उसे, उनको सभी प्रकार के सुशीर वाद्य यंत्र है ना, इस प्रकार के सभी वाद्य यंत्रों की आपको मिल जाएगी वीडियो प्ले लिस्ट में। डमरू का एक बड़ा रूप है? डूरू, झिल, गड़ा या खंजरी? ठीक है, डमरू बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन इस डमरू का बड़ा ये रूप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे डूरू कहते हैं, ठीक है, डेरू,
देखिए डूरू क्या है लेकिन डेरू होता है, ठीक है। जो भादवे के महीने में गाने बजाने वाले जो गुग्गा, देखिए गुग्गा के जो भजन करते हैं उन्हें बजाते हैं, ये रात जगाते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं डेरू का। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, इनमें से मुंह से फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। डेरू, बीन, शहनाई या बांसुरी। इनमें से मुंह से फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। देखो डेरू है, यह हाथ में लेकर और एक पतली सी छड़ी से बजाया जाता है इसको, डंडी से, ठीक है। देखिए शहनाई फूंक मार के बजाई जाती है, बारात में देखेंगे अपने शहनाई। फिर बीन है, सफेद रखते हैं। बांसुरी जो है देखिए बांसुरी पतली सी होती है और होठों के लगाकर इसे बजाया जाता है, ये सुशीर वाद्य यंत्र में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तंतु वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, विद्युत वाद्य यंत्र या धन वाद्य यंत्र। डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। देखिए विद्युत वाद्य यंत्र है ये, डफली और ताशा हाथ से बजाए जाते हैं ये। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, धन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, धन वाद्य के अंतर्गत आते हैं झांझ, मंजीरा, एकतारा, सारंगी, बांसुरी या शहनाई, ढोलक या मृदंग। धन वाद्य यंत्र के धन वाद्य जो है के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखिए झांझ और मंजीरा दोनों ही आते हैं ऊपर वाले। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणा में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, स्थानीय निकायों तथा राज्य की सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना को कब शुरू किया गया, जिसे मिड डे मील कहते हैं। ठीक है, मध्याह्न दोपहर का भोजन दिया जाता है, मध्याह्न हो गया या दोपहर का भोजन या मिड डे मील, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता है। 1 अप्रैल 2006, 15 अगस्त 2004, 2 अक्टूबर 2007 या 1 अप्रैल 2005 को हरियाणा में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, स्थानीय निकायों तथा राज्य की सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना को कब शुरू किया गया था। ये 15 अगस्त 2004 को शुरू की गई थी ये मिड डे मील। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने थारी पेंशन थारी पास योजना की शुरुआत कब की। 4 अगस्त 2014, 4 जुलाई 2015, 4 अगस्त 2015 या 3 अगस्त 2015। 4 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी थारी पेंशन थारी पास योजना की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नए आए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।